भारत ने अपने 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा दिया। दोनों जहाज एलपीजी लेकर आ रहे हैं। इसमें शिवालिक नाम का एक जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर आ भी चुका है। एक नंदा देवी जहाज भी है जिसके कल सुबह तक आने की उम्मीद है। दोनों एलपीजी जहाज हैं जो भारत आ रहे हैं। तो जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि भारत किधर है, नहीं है, ईरान के लिए नहीं बोला, उसको बोला, इसको बोला, आज की डेट में ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए 2 जहाज आ गए एलपीजी लेकर। तो पर्दे के पीछे बहुत खेल होता है बॉस। हर चीज सामने सामने हो जरूरी नहीं। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ 96 लाख 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। नरेंद्र मोदी उनके हित नहीं छोड़ सकते। उधर इजराइल है जिससे भारत की दोस्ती है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। इधर ईरान है जिसके साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ उसको देखते हुए उससे भी बातचीत चल रही है। और उसका नतीजा है कि भाई हमारे जहाज आ रहे हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, भारत अपने लोगों को, अपने जहाजों को, सबको सुरक्षित वापस ला रहा है। आप देखिए कि भारत का एक और जहाज जग लाडकी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर गया है। यह जहाज 80,000 टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर यूएई से आ रहा है। हालांकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा भारत 28 फरवरी से अभी तक युद्ध वाले जोन में 2,20,000 लोगों को भी सुरक्षित निकाल चुका है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब ईरान को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा था कि भारत ने तो ईरान से संबंध बिगाड़ लिए, भारत के जहाज ईरान रोक रहा है और चीन के जहाज जाने दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी जिसे बताया जा रहा था, वो पर्दे के पीछे ऐसी पलटी कि अब ये तस्वीर आ गई। आप देखिए कैसे धीरे धीरे चीजें भारत के पक्ष में आ रही। और ये सब अपने आप नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी का जो मोर्चा संभाला उसका रिजल्ट है बॉस ये। आप देखिए 12 मार्च को पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। उसके 24 घंटे के अंदर विदेश मंत्री ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बात की। युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से 4 बार बात कर चुके हैं। दावा है कि हर एक शिप की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बातचीत के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि भारत से किसी डील के तहत यह सब नहीं हो रहा, बल्कि भारत और ईरान के पुराने संबंधों के आधार पर यह सब हो रहा है। तो आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, किसी को नहीं पसंद आ सकते हैं, विपक्ष की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन यह मोदी की बात नहीं है बॉस। ये एलपीजी नरेंद्र मोदी के घर में नहीं जाएगा जो आ रहा है। यह क्रूड ऑयल जो आ रहा है, यह मोदी के घर में नहीं जाएगा। यह आपके हमारे काम आने वाला है। और इसलिए यह भारत की जीत है कि अगर वहां से हमारे जहाज आ रहे हैं। लेकिन ये जहाज आ रहे हैं, वो कितनी राहत देंगे वो अभी आगे बताऊंगा। एक तरफ तो डिप्लोमेसी से भारत वो अचीव कर रहा है जो दूसरे देश अचीव नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिनके मुंह से डिप्लोमेसी की बातें नहीं बल्कि सब कुछ तहस नहस कर देने की बातें अब भी निकल रही। जिस वक्त लग रहा था कि ट्रंप ईरान युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, उसी वक्त ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अटैक कर दिया, सबसे बड़ा अटैक, और युद्ध को और भड़का दिया। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने उसी दिन बड़ा अटैक किया जिस दिन ट्रंप ने गाली बकते हुए ईरान को कहा था कि आज देखना इनका क्या करता हूं। इसी दिन अमेरिका ने खार्ग आइलैंड को पहली बार अटैक किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जबकि इससे पहले अमेरिका ने 2 हफ्ते के युद्ध में खार्ग आइलैंड को छुआ भी नहीं था। यानी जब ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, तो वो खार्ग आइलैंड में घुस गए। ट्रंप ने खार्ग आइलैंड को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि ईरान का 90% तेल खार्ग आइलैंड से निर्यात होता है। यहीं पर ईरान की स्टोरेज फैसिलिटी और टैंकर लोडिंग टर्मिनल और पाइपलाइन भी यहीं पर मौजूद है। कुल मिलाकर यह खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन है। लेकिन ट्रंप ने इसे पहले इसलिए नहीं छुआ क्योंकि इससे युद्ध और भड़क जाता, दुनिया में तेल का संकट बढ़ जाता। लेकिन अब ट्रंप युद्ध में ऐसा फंसे हैं कि उन्हें आखिर में आकर खार्ग आइलैंड पर अटैक करना पड़ा। यह दिखाना पड़ा कि ईरान वॉर में उनके पास अभी भी पत्ते बचे हुए। लेकिन आप यह भी देखिए कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में अटैक किया तो वहां के तेल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब भी अंदर ऐसे चुन्नू सी उम्मीद है कि कल को हम घुसेंगे और ये तेल लूट लेंगे। तो तेल नहीं फोड़ते हैं, बिजनेसमैन आदमी है बॉस। उन्होंने ईरान को मैसेज दिया कि देखो मैं यहां मार सकता हूं। ईरान झुकने वाला है, उसके बावजूद नहीं झुका। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में समंदर में बिछाने वाली बारूदी सुरंगों की फैक्ट्री, मिसाइल स्टोरेज बंकर और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बम गिरा दिया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। डोनाल्ड ट्रंप तेल छुएंगे, तेल में का ही तो असली खेल है। ट्रंप की नजरें ईरान के खार्ग आइलैंड पर टिकी हुई और खार्ग आइलैंड पर और हमले की वो धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ मजे के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड पर और हमले कर सकता है। सुन रहे हैं आप?
इस आदमी का आप लेवल देखिए सोचने का, कह रहा है कि मैं मजे के लिए मार सकता हूं। ऐसी धमकी देकर ट्रंप ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। इसके अलावा यह भी दावा है कि अमेरिका 2500 सैनिक भी ईरान की धरती पर उतार सकता है। इस फैसले को लेकर यह बातें हो रही हैं कि क्या ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। जो हमने आपको कहा था कि इस आदमी के दिमाग में घूम फिर के पैसा 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 चलता है। वो दुनिया को नाटक करके बताता है कि अमेरिका दुनिया को बचाने के लिए ईरान में घुस रहा है, रिजीम चेंज करना चाहता है, वो परमाणु हथियार रोकना चाहता। अरे कुछ नहीं रोकना चाहते, तुम खाली लूटना जानते हो। अमेरिका, तुम खाली तेल लूटना जानते हो, और एक बार तेल के बहाने घुसे तो जो मिलता है लूट के निकलते हो। तो ये तमाशा दुनिया को दिखाना कि हम दुनिया का भला कर रहे हैं। अभी इनके प्रवक्ता से पूछा गया कि भाई दूसरे देश को क्यों घुसना चाहिए आपकी मदद के लिए, आप उनसे तो पूछ के गए नहीं थे। तो वो कह रही है इनकी प्रवक्ता कि भाई हम दुनिया के लिए ना लड़ रहे हैं। अरे बाप रे, दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हमसे पूछ के लड़े हो तुम। खार्ग आइलैंड पर हमला करके ट्रंप ने ईरान को और भड़का दिया। ईरान ने कहा था कि उस पर जिस तरह के हमले होंगे वो वैसा ही पलट के जवाब देगा। अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो फिर वो भी दूसरों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा। यानी टिट फॉर टैट चल रहा है ईरान का, तुम मारो हम भी मारेंगे, तुम 4 मारोगे हम 2 तो मार ही देंगे। ईरान ने कहा कि खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ था वो अमेरिका ने यूएई से किया, इसलिए खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर से यूएई पर अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने यूएई की फुजेराह पोर्ट पर हमला किया है। फुजेराह एक अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब है, ईरान इसे लगातार टारगेट कर रहा है। शनिवार को भी जब ईरान ने इस पोर्ट पर हमला किया था तो भारत का जगलाट की शिप उस पोर्ट पर था और वहां ऑयल टर्मिनल से शिप पर क्रूड ऑयल लोड हो रहा था। राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा कल रात भी ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया, जिसके बाद दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन को रोक दिया गया था। देखिए कैसे धुआं निकल रहा है, जो तस्वीरें दुबई से आ रही। तो बेचारा यूएई फंस गया है क्योंकि अमेरिका वहां से अटैक करता है और ईरान चूंकि अमेरिका तक क्या ही मारेगा तो वो यूएई पर अटैक करता है कि तुम क्यों अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हो। हालांकि इस बीच भी यूएई लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। दुनिया भर में यूएई की हालांकि तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से वहां पर हालात को संभालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ट्रंप के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। इस तरह के हमले करके ईरान यह बता रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, वो भी जाने को तैयार है, और इसलिए अब वो घातक मिसाइलें निकाल रहा है। ईरान ने युद्ध में पहली बार सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, नाचने वाली मिसाइल। पहले आप इस मिसाइल की एक झलक देखिए, फिर आपको बताता हूं कि यह कितनी खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका को नचा रही है। ईरान की नई मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दावा है कि यह हवा में नाचती हुई दिशा बदलती है, जिससे आयरन डोम, पेट्रियट या थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में हांफ जाते हैं। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की, इसमें 700 से 1000 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, जिससे इसे जल्दी और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इधर ईरान अपनी ताकत दिखाता चला जा रहा है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन उस पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आ रही हैं। जो एक और तस्वीर है, देखिए। तो यह युद्ध तो रुकने से रहा, अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को जब मदद मांगने की नौबत आ गई है, तभी आप समझ जाइए कि ईरान जो है वो कैसे अपर हैंड लिए हुए है और ये मामला कितना भयावह होता जा रहा है। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर, भाई यहां भी तो चल रहा है ना इसको लेकर बवाल। ममता सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई, संसद में अलग बवाल। पीएम मोदी के सामने सिलेंडर वाला महा चैलेंज कैसे खड़ा हुआ, सिलेंडर की गजब जमाखोरी, ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन पब्लिक को कितनी राहत मिल रही, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही। सिलेंडर के बाद अब बढ़ने लगी महंगाई, ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या गजब होने वाला है। और बंगाल चुनाव में ममता ने सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या जवाब दे पाएगी, अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, पिस दुनिया रही है। जिन देशों में तेल गैस की सप्लाई बाहर से होती है वो सब फंसे हुए हैं। और हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि एलपीजी को लेकर ऐसा कोहराम मचा कि सड़क से लेकर संसद तक बवाल होने लगा।
राजनीति में अब भी एलपीजी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। संसद में वो बवाल हो रहा है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई। आज बंगाल में कल ही चुनाव का ऐलान हुआ है और आज ही गैस सिलेंडर का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाकर सड़कों पर गदर मचा दिया। आप देखिए, महिलाओं के साथ वो आ गई कि सिलेंडर कहां है भैया, बताओ मोदी जी। इस राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि अब एलपीजी को लेकर स्थिति क्या है, क्या हालात अब सुधरने की उम्मीद दिख रही है। अब सरकार वही कह रही है जो हमने पाठशाला में डे 1 पर कहा था। क्या कहा था आपको बताऊंगा, आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, एलपीजी क्राइसिस को लेकर सिलेंडर की गजब जमाखोरी और कालाबाजारी कैसे चल रही है वो भी दिखाऊंगा। इतने इतने सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, पब्लिक को राहत मिल रही है नहीं मिल रही है, संकट कितना बड़ा होने वाला है, क्या महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या क्या गजब आफत आने वाली है, सबका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक झलक देखिए। वो स्थिति यही है कि एलपीजी गैस ना मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी पर मचे घमासान के बीच राजनीति में कैसे गदर मचा हुआ है, पहले वो देखिए। आज भी एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी वालों ने संसद भवन के बाहर, संसद के अंदर, सड़क पर इस मुद्दे को उठाया। संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर के कटआउट लेकर प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर संसद के घेराव की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब सरकार इस पर क्या कह रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। लेकिन एलपीजी पर बवाल और हंगामे के लिए सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार कर दिया। सरकार कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा, जब वैश्विक संकट का समय। एक बार सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार एलपीजी के मामले में सरकार को घेर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और उनसे जुड़े लोग खुद ही कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके साथ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एलपीजी सिलेंडर के लगी लाइनों की तस्वीरें शेयर करने की भी अपील की। सुनिए एक बार उनको भी। फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूँगा कि जहाँ जहाँ लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहाँ लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। एलपीजी को लेकर हम पाठशाला में ये बात पहले दिन से कह रहे हैं।
कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। वॉर की वजह से जो सप्लाई रुकी है उसका इंपैक्ट जमीन पर दिख रहा है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस बात को आखिरकार माना कि क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक देश में है, लेकिन एलपीजी सप्लाई को लेकर अब भी थोड़ी चिंता बनी हुई। हालांकि इसके बावजूद देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप की तरफ से गैस सप्लाई के ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। घरों और हॉस्पिटल्स में एलपीजी सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यानी पेट्रोलियम मंत्रालय भी अब मान रहा है कि थोड़ा संकट तो है। सुनिए एक बार वो क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या नए फैसले लिए। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है। स्थिति अभी चिंताजनक है। आज जाकर इन्होंने माना कि स्थिति चिंताजनक है। जो हमने आपको डे 1 पाठशाला में आंकड़ों के साथ बताया था कि जब इतना एलपीजी, इतना क्रूड ऑयल बाहर से आता है और वो पूरा रास्ता ठप पड़ गया, रुक गया, तो कैसे स्थिति सामान्य हो सकती थी बॉस। और हमने कहा था, प्लेन में भी जाते हैं ना, पायलट बोलता है मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, छुपाता नहीं है। वैसे ही बोलना था कि भाई ये संकट है, आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री तो बोल के निकल लिए कि ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है। पब्लिक जो सड़क पर है, जो लाइन में लगी है, जिसका खाना नहीं बन रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो हरदीप पुरी की बात सुन के घर में खाना अपना पेट भर लेगी। आज आप मान रहे हो ना कि भाई स्थिति चिंताजनक है, और आप सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहे हो। जो कमर्शियल हैं, जिनका रोजी रोटी उससे चलता है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, वहां काम करने वाले लोग, उसकी डिलीवरी पहुंचाने वाले लोग, उनकी जिंदगी प्रभावित नहीं हो रही है। एलपीजी की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, उसमें सरकार अब कोशिश यह कर रही है कि एलपीजी की सप्लाई से डिमांड का लोड कम किया जाए। इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि लोग पैनिक बुकिंग ना करें, डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां जाकर गैर जरूरी लाइन ना लगाएं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर सिलेंडर का डाइवर्जन ना हो, इसके लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का कवरेज 53% से बढ़ाकर 72% कर दिया गया। एलपीजी की जमाखोरी ना हो, इसके लिए गैस बुकिंग के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सिलेंडर का डाइवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी ना हो पाए। एलपीजी सप्लाई पर लोड कम करने के लिए लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर मुमकिन है तो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा जिनके पास पीएनजी की सप्लाई है, यानी पाइपलाइन से गैस आती है, उनसे कहा गया है कि अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए, सिलेंडर भरा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई शुरू करने की भी बात कही है। इससे घरेलू गैस के कमर्शियल इस्तेमाल पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। अब सीधा सीधा प्रश्न यह है कि आप ये सारा मेजर तभी कर रहे हैं ना, ये सारे रास्ते तभी ढूंढ रहे हैं ना, जब कोई दिक्कत आपको दिख रही है। और पब्लिक से कहना कि पैनिक बाइंग, आपको कैसे पता कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं सब पैनिक बाइंग कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि इस घर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिलेंडर नहीं है बॉस। अगर उसका एक खत्म हो गया है तो वो पैनिक बाइंग है क्या? एक आधा हो गया होगा तो निकाल के आधा लेके नया तो नहीं ले लेगा आधा देके। पब्लिक को ऐसा मत कहिए कि उसको लाइन में लगने में मजा आ रहा है कि चलते हैं वहीं पर रील देखते रहेंगे, गप अप करेंगे, आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जेन्युइन समस्या है बॉस, और हम लोग खुद ऐसे लोगों से मिल रहे हैं।